गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्या देखेंगे तो आधुनिक भारत में आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। क्योंकि पहली बार कोई सत्ता भारत में काबिज हुई थी जो भारत से धन ले जा रही थी। यानी इससे पहले जितने भी विदेशी आए, चाहे वह हिंदी चीन यूनानी आए या अरब के आए, तुर्की के आए या कहीं के भी आए, वे भारत में आए। पहले तो थे लुटेरे, लेकिन भारत में ही बस गए। लेकिन यह पहली शासन प्रणाली थी ब्रिटिश शासन जो भारत में नहीं बसी। यह यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ से धन कमा रही थी और यहाँ के धन को अवैध तरीके से अपने देश में ले जा रही थी। तो यही देखेंगे कि आज ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इससे पहले इतिहास के तमाम वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, चाहे वो इस तरह का वन लाइनर हो या पूर्णतः मतलब कि फुल कोर्स हो, सब हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। देखते हैं अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा। तो आर्थिक क्षेत्र में। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी। तो प्लासी के युद्ध के बाद। तो उनका हाथ कोई रोकने वाला था ही नहीं। भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछाई थी। तो जॉर्ज क्लार्क बिछाने वाले का नाम था। और ये घटना कब की है। तो लॉर्ड डलहौजी के समय की। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो दादा भाई नौरोजी ने। वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो कि पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की, वह किसके बीच थी। तो कलकत्ता और आगरा के मध्य थी। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का किसने अधिक लाभ प्राप्त किया। तो कौन थे। यहाँ के जमींदार लोग किए थे। भारत में सबसे पुरानी यानी सबसे पहली सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था। तो जो सफल रहा वो कहाँ रहा। बॉम्बे में। आगे देखते हैं अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हित को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी। तो मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था, क्योंकि यह डायरेक्ट किसानों से ही समझौता कर लिया गया था। लेकिन यह क्वेश्चन पूछने वालों की बात है, क्योंकि जहाँ जमींदारी में कर मात्र 10% था, वहीं रैयतवाड़ी और माहलवाड़ी में तो यह टैक्स 50% तक पहुँच गया था। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थायी बंदोबस्त या इसी को कहते हैं इस्तमरारी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया गया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया। तो 1793 की बात है। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई। तो 1820 में। पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई। तो 1822 में। यानी सबसे पहले अस्थायी बंदोबस्त, फिर उसके बाद में रैयतवाड़ी और अंत में महलवाड़ी। इसमें क्या था। अस्थायी बंदोबस्त में था कि किसी क्षेत्र को नीलाम कर दिया गया और यहाँ का एक जमींदार जो इसको अधिक बोली लगाएगा वह वहाँ का जमींदार हो गया। दूसरा था रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसमें अंग्रेजों ने सोचा चलो भाई अब हम लोग किसान से ही डायरेक्ट समझौता कर लेते हैं। इसमें वो रैयत में किसान जो ज़मीन पर जो खेती कर रहा था उसी को मालिक माना गया और उसी से डायरेक्ट समझौता कर लिया गया। लेकिन यह पेचीदा था, क्योंकि अंग्रेज़ों को भी इससे कोई लाभ न हुआ, क्योंकि उनको टैक्स वसूलने में बहुत परेशानी खड़ी हो रही थी और किसान से वो डायरेक्ट वसूलता था, किसान भी अक्षम थे देने में। तो तीसरा व्यवस्था इन्होंने बनाया, चलो भाई पूरे गांव है, गांव का जो प्रधान होगा महलवाड़ी, पूरे गांव से ही हम लोग टैक्स वसूल लेंगे, उसको महलवाड़ी कहा गया। तो देखते हैं आगे। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो वह बिहार। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था। ब्रिटिश को निर्यात करने वाले माल का उच्च तटकर, यानी यहाँ से अगर निर्यात किया जाएगा तो भयंकर टैक्स लगता था। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे। तो नाम था उनका दीनबंधु मित्र। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे कहाँ। तो वायनाड जनपद में। और अंग्रेजी शासन के दौरान कर्नाटक के भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था। तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारत में
अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके काल में हुई? तो लॉर्ड मेयो के काल में, 1872 की काल है। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से जुड़ रहा था? तो टॉमस मुनरो रईतवारी बंदोबस्त, लॉर्ड कर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त और मालवाड़ी सिस्टम, तो इससे मेलकम रीड और नाम था। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में किन नगरों के बीच हुआ? तो बम्बई और थाने के मध्य हुआ था। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य तो छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की उनको आवश्यकता थी, अतः वे उसको पढ़ा रहे थे। अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को पूरे लगान या भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया? तो 89%। उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक यानी द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्थ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मार्टिन बर्ड को। समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर यानी 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था थी, उसको रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। भारत में उपनिवेशी काल में लिटली आयोग जो 1929 में आया था, इसका उद्देश्य क्या था? श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना, यानी श्रमिकों की हालत के लिए यह लिटली आयोग का गठन किया गया था कि उसमें सुधार हो। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित तथा उनके प्रबंधन में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन था? नाम था इसका अवध कमर्शियल बैंक। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था कहाँ? तो मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? तो यह रिपन के समय आया और इसमें क्या हुआ कि भारतीय व यूरोपीय दोनों को बराबर माना गया, यानी भारतीय जज अब यूरोपीय अगर कोई दोषी है उस पर भी सुनवाई कर सकते थे, लेकिन पहले ऐसा न था। यानी जहाँ तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर लाना था, लेकिन न हो सका, यह विवाद हो गया। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था। इसका कारण भारी उद्योगों का अभाव। यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए सुरक्षित रखा गया? तो चाय और चीन देश के साथ व्यापार। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त हुआ? तो 1833 का चार्टर एक्ट। अस्थायी बंदोबस्त यानी जो 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे, अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण क्या था? जमींदारों के ऊपर सरकारी कोई नियंत्रण नहीं था। आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे प्राच्य आंग्ल विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र यानी 1835 में हुआ। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया? तो अंग्रेजी भाषा को। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा यानी महाअधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो वुड के घोषणा पत्र जो 1854 को लागू हुआ था। किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले। किस सिद्धांत का यह अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए, इस वर्ग से छन छन कर शिक्षा का जन साधारण तक मतलब शिक्षा पहुंच जाएगा, यानी इसको क्या कहते हैं? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, यानी कुछ लोगों को पढ़ा देंगे, बाकी वो लोग फिर और लोगों को पढ़ाएंगे, यानी अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। और इसके द्वारा लागू किया गया था, तो यह लागू किया गया था लॉर्ड मैकाले का। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स गराट को। हिंदू कॉलेज कलकत्ता जो 1817 में स्थापित हुआ के पश्चात क्या हुआ? जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था। इसका स्थापना किसने किया?
तो डेविड हेयर ने स्थापना किया था। भारत में अनौद्योगिकरण यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या पढ़ाकू औद्योगिकरण यानी प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन की अवधि थी तो 1800 से 1850। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब हुई तो 1850 में। भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की है कि इनकी दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफ़ेद हो गई है तो विलियम पेंटिंग ने कहा था। बैप्टिस्ट मिशनरियों की त्रिमूर्ति क्या नाम था? जोशुआ मार्शमैन, विलियम कैरी एवं विलियम वार्ड ने श्री रामपुर को अपना कार्यक्षेत्र चुना, जिस कारण उन्हें श्री रामपुरत्रयी के नाम से भी जाना गया। यह श्री रामपुर कहाँ है तो बंगाल में। किसने भारत में रेलवे की स्थापना किया यानी किसने रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योगों का अग्रदूत यानी कि जननी की संज्ञा दी है तो स्थापना करने वाला कौन था? लॉर्ड डलहौजी। और यही ऐसे बात बोलने वाले कौन थे तो कार्ल मार्क्स। पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई तो रिसरा बंगाल में। पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई तो बिहार में यानी आज के झारखंड में। बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया, जिससे उनके जीवन रक्त का ह्रास हो गया। यह किसने कहा था तो बुकानन ने कहा था। हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। यह गंगा के तटों से अच्छी चीज़ें को सूख लेती है और टेम्स के तटों पर उन्हें निचोड़ कर गिरा देती है। यानी यह क्या कह रहा है कि भारत से उनको कितना लाभ हो रहा है। तो यह उक्ति किसकी है तो जॉन सुलीवान की है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए तो कराची अधिवेशन 1931 में। कांग्रेस के कराची अधिवेशन यानी 1931 के अध्यक्ष कौन थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल जो 1942-43 में पड़ा था वो कहाँ तो बंगाल में। आगे बढ़ते हैं। 1938 के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता को पारित किया। 1883 की घटना है यह। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? लॉर्ड मेयो के समय में हुआ। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? 1925 में। आयोग का नाम पूछता है, याद कीजिएगा। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? 1833 में। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक तो रमेश चंद्र दत्त हैं। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब आरंभ हुआ? तो 1913 में। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्ट की संज्ञा दी थी? तो धन के निकास का। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी। सर थॉमस हॉलैंड के सभापति में क्या हुआ? भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन हुआ था। किसके सभापतित्व में? तो सर थॉमस हॉलैंड। तो यह गठन कब हुआ? 1916 में। पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? तो 1907। 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एम विश्वेश्वरैया। किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में ऑन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय। कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था? तो भारतीय सामंतवाद का विनाश। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा आरंभ की थी? उसका नाम था ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर इंडिया। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर इंडिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को कब खो दिया? 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। तो आशा करते हैं कि यह ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर
प्रभाव से संबंधित कुछ फैक्ट थे। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।